हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो, अपने घर में सही हो। क्योंकि अभी घर में रहना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग को पता है कि अभी बाहर नहीं जाना, माहौल ऐसा है कि अभी अंदर ही रहना है घर पे। और वैसे भी क्यों ना, अगर अपन को ऑनलाइन कोचिंग मिले तो अपन वो पढ़े, और वो भी बिना फीस दिए, वो तो और भी ज़्यादा अच्छा हुआ। तो गाइस, इन सब चीज़ों को देख के मैं आप लोग के लिए एक चैनल लाई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ कवर करा रही हूँ। साथ में आप लोग को पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो जो भी आप लोगों के सिलेबस में है वो सब कुछ कवर होगा अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई गाइडलाइन। मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाऊंगी कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिससे केस स्टडी बन सकती है, वो मैंने उस चीज़ को बोल्ड भी कर रखा है। तो आप लोग को ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर केस स्टडीज बन के आती है। तो आप लोग को पढ़ने में भी ईजी रहेगा। तो गाइस, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। शेयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि आप जैसे बहुत सारे आप लोग के फ्रेंड्स होंगे, उनको भी इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिलेगी। गाइस, अभी तक मैं अपने पूरे चैनल पे पूरा स्टाफ ऑर्गेनाइजिंग तक सब कुछ कंप्लीट करा चुकी हूँ। एक्चुअली में स्टाफिंग तो चल रहा है, आधा वो भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरे नोट्स तक प्रोवाइड कर दिए। कुछ चीज़ें मैंने इनोवेटिव वे में प्रोवाइड की, लाइक पिक्टोरियल फॉर्म में प्रोवाइड किया है। तो ऐसे में अगर आप लोगों ने वो सब नहीं देखा तो पहले वो जाके देखिए, क्योंकि वो देखेंगे तभी आगे आगे समझ में आएगा। और स्टाफिंग के भी मैं पिछले 2 वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो आज हमारी स्टाफिंग की 3rd वीडियो पे स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, स्टाफिंग में मैंने आप लोगों को कुछ प्रोसेस और रिक्रूटमेंट बता दिया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारी 3rd वीडियो, जर्नी ऑफ 2021 विद CS कशिश रचवानी। और स्टाफिंग का पार्ट 3rd होगा हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को रिक्रूटमेंट बता दिया था। अगर आप लोगों ने रिक्रूटमेंट नहीं देखा तो पहले वो देखिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि आओ और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो। तो जॉब के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे जाते हैं, और ये मैंने बहुत इन डेप्थ पढ़ाया है पार्ट नंबर 2 में, तो पहले उसको प्लीज देखिए। तो वापस मैं एक बार बता देती हूँ थोड़ी सी शॉर्ट समरी। रिक्रूटमेंट क्या होता है, जब हम लोगों को बोलते हैं कि आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशन वेकेट है, जो जॉब की पोजीशन वेकेट है, उसके लिए अप्लाई करो। वेकेट पोजीशन के लिए हम लोगों को इनवाइट करते हैं, दैट इज रिक्रूटमेंट। अब लोग आएंगे तो अपना सीवी लेके आएंगे, बायोडेटा लेके आएंगे, और उसमें से हम जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन में 2 CA की पोस्ट खाली है, तो 2 CA हमें चाहिए। तो 2 CA थोड़ी अप्लाई करने के लिए आएंगे, वहाँ पे तो 10 CA अप्लाई करने आएंगे। तो उन 10 में से 2 को सेलेक्ट करना क्या होता है, सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बोलते हैं आओ 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 अप्लाई करो, लेकिन सिलेक्शन में क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट करते हैं, और रिजेक्ट करने की वजह से ही नेगेटिव प्रोसेस बन जाता है। तो एक बार देख लेते हैं। It refers to choosing the most suitable candidate to fill the vacant job position। जो पोजीशन है उसके लिए सुटेबल कैंडिडेट को चूज करना क्या होता है, सिलेक्शन। द सिलेक्शन इज डन थ्रू द प्रोसेस विच इन्वॉल्व टेस्ट, इंटरव्यू। इसमें बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं और इंटरव्यू भी लिया जाता है। अब मैं एक बार डिफरेंस बता देती हूँ कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वेकेंट जॉब पोजीशन। मतलब हम क्या करते हैं कि सुटेबल कैंडिडेट को बोलते हैं कि आओ और अप्लाई करो। जबकि सिलेक्शन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट एंड ऑफरिंग देम जॉब। मतलब उन जो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों में से जिन लोगों ने रिक्रूटमेंट दिया, जो आए, जो हमारे रिक्रूटमेंट के बुलाने पे आए, मतलब हमने एप्लीकेशन दी और वो लोग आए, तो उन लोगों में से बेस्ट निकालना क्या होता है, सिलेक्शन। एक बार वापस सुन लो। रिक्रूटमेंट में हमने लोगों को बोला आओ, इनवाइट किया, जबकि सिलेक्शन में जब वो लोग आए तो उनमें से बेस्ट को निकालना क्या होता है, सिलेक्शन। और नाम में भी दिख रहा है सिलेक्शन।
रिक्रूटमेंट प्रोसीड द स्टाफिंग फंक्शन। जब भी हमें किसी नए पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना पड़ता है तो रिक्रूटमेंट करना ही पड़ता है। स्टाफिंग फंक्शन होगा ही नहीं जब तक रिक्रूटमेंट नहीं होगा। सिलेक्शन ऑलवेज स्टार्ट वेयर द रिक्रूटमेंट एंड। जब हम इन्विटेशन खत्म करेंगे लोग आ जाएंगे तो इसका मतलब पहले इन्विटेशन गया तभी तो लोग आए ना। इसका मतलब पहले रिक्रूटमेंट होता है देन सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन कब स्टार्ट होगा? जब रिक्रूटमेंट खत्म होगा, जब लोगों को इन्विटेशन देना चला जाएगा उसके बाद लोग आएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? जब रिक्रूटमेंट एंड होता है। वही आगे नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम क्या बोलते हैं, आओ 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 अप्लाई करो, ठीक है। जबकि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि उसमें से हम लोग निकालते हैं, रिजेक्ट करते हैं अनसुटेबल कैंडिडेट्स को। क्या हम लोगों ने लोगों को इन्वाइट किया कि आओ और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वेकेंट पोजीशन है उसके लिए अप्लाई करो, तो उसके साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं, कोई लीगल होता है? कुछ भी लीगल नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि रिक्रूटमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। ये तो जस्ट लाइक एक इन्विटेशन है कि आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो मत करो। इसका मतलब इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। जबकि सिलेक्शन में एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, क्योंकि उसके बाद वो हमारी कंपनी का क्या बन जाएगा? एम्प्लॉय बन जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं एक डायग्रामेटिक वे में चार्ट के फॉर्म में लाई हूँ, तो एक बार उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मान लो एक कंपनी में बैंकिंग डिपार्टमेंट होता है जो बैंक का सारा काम करता है। बैंक नहीं बोल रही मैं, बैंकिंग डिपार्टमेंट बोला मैंने, ठीक है, ध्यान से सुनना। उस बैंकिंग डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट खाली है, वेकेट है, 2 पोस्ट वेकेट है। अब उस बैंकिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? या तो सीए करेगा या सीएस करेगा या ऐसा कोई बंदा जो कॉमर्स की फील्ड से बिलोंग करता है। जब हम लोगों ने लोगों को इनवाइट किया, रिक्रूट किया, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए। कौन कौन आ गए? सीए भी आ गए, सीएस भी आ गए, एमबीए भी आ गए और सिंपल ग्रेजुएट पर्सन भी आ गए। तो क्या हुआ, हमने देखा कि एमबीए का अकाउंट से तो कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है, इसलिए हमने एमबीए को तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, उसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। दैट इज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का मतलब होता है या तो बुला के उसकी फील्ड पूछ के उसको भेज दो, या उसका बायोडेटा अगर उसने पहले से हमें पोस्ट किया है, मेल किया है, किसी भी तरीके से अगर हमें पहले दे दिया तो उसको इन्वाइट ही मत करो, क्योंकि आप उसको इन्वाइट करके भी क्या करोगे, क्योंकि वो पर्सन बिल्कुल ही अनसुटेगा। आगे देन रिसीविंग एप्लीकेशन, फिर जो जिनकी ज़रूरत है, लाइक सीए लग सकता है, हम रख सकते हैं, सीएस लग सकता है, रख सकते हैं, बीकॉम वाले को भी एक बार तो बुला ही लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, रिसीविंग एप्लीकेशन, हमने रिसीव कर ली उनकी एप्लीकेशन और जो बिल्कुल अनसुटेबल थे उनको मना ही कर दिया। फिर हम उन एप्लीकेशन में भी चेक करेंगे। अब बीकॉम वाले हम जब चेक करेंगे तो हमें देखेगा कि वो इतने ज़्यादा अकाउंटेंसी में इंटेलिजेंट नहीं है। तो जब हमें पता चलेगा कि बीकॉम वाले इतने ज़्यादा अकाउंटेंसी में इंटेलिजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब स्क्रीनिंग की, चेकिंग की, तो हमने डायरेक्ट उसको बीकॉम वालों को भी हटा दिया। तो प्रिलिमिनरी में तो देखते ही हटा दिया, हमने देखा ही नहीं, बस फील्ड देखी कि वो एमबीए था इसलिए हटा दिया। लेकिन बीकॉम वालों को क्यों हटाया, क्योंकि उनकी अकाउंटेंसी इतनी अच्छी नहीं थी। स्क्रीनिंग चेकिंग करने में पता चला। अब कौन बचा, सीए और सीएस। अब क्या होगा, उनका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लिया जाएगा, उनका इंटेलिजेंसी आईक्यू चेक किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा भाई तेरा इंटरेस्ट किस में, उससे पूछा जाएगा कि क्या आप भी इस जॉब में करना चाहते हो, मतलब बहुत सारे टेस्ट होंगे। अब टेस्ट होने के बाद क्या होगा, पता चला कि सीए का इंटरेस्ट तो लॉ में, सीए बना ही वो इसलिए था, वो लॉ में जाने के लिए, तो उसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो टेस्ट के बाद क्या होगा, बचे कौन, सीएस वाले जो थे, सॉरी सीएस वाले थे जो वो लॉ में चले गए, क्योंकि सीएस वाले ही लॉ का काम करते, तो सीएस वालों को स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब टेस्ट में पता चला कि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है बैंकिंग में, तो उनको भी हटा दिया। अब बचे कौन, सीए वाले। अब बचे सीए वाले। अब सीए वालों का टेस्ट हो गया, पास हो गए। अब पता तो करें कि वो सीए वाले है कहाँ से। मान लो मिस्टर ए है, वो सीए था, उसको पता, और मिस्टर बी था, 2 लोग हमारे टेस्ट में सेलेक्ट हुए। अच्छा, थोड़े ज़्यादा लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो ए बी सी डी चारों सीए थे, चारों टेस्ट में पास हो गए। ए बी सी डी चारों सीए थे, चारों टेस्ट में पास हो गए। अब जब चारों टेस्ट में पास हो गए तो हमने उनकी बैकग्राउंड चेक की। बैकग्राउंड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को वो गुंडे का भाई हुआ तो, कहीं माफिया गैंग का हुआ क्या,
कहीं ऐसा हुआ कि वो जेल रह के आया, इम्प्रिजनमेंट हुई, उसको मर्डर हुआ, तो कल को हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल पे उस चीज़ का फर्क पड़ सकता है। तो हमने जब चेक किया तो हमें पता चला जो मिस्टर ए था, मिस्टर ए वो थोड़ा सा ऐसा था जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। कुछ टाइम के लिए वो जेल में रह के आए तो उसको हटा देंगे हम लोग, बैकग्राउंड चेक करते हटा देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जेल रह के आए, ऐसा ब्लैक बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए। अब कौन बचा, बी, सी और डी। अब क्या हुआ, हमने उनका मेडिकल चेकअप कराया। क्यों कराते हैं मेडिकल चेकअप? मेडिकल चेकअप इसलिए कराते हैं क्योंकि कल को अगर उस पर्सन में ऑलरेडी कोई डिजीज हो, लाइक मान लो उस पर्सन को ऑलरेडी कैंसर हो, और कल को अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करे और काम करने के 6 महीने बाद बोले कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद उसको कैंसर हो गया, तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ा क्लेम बन सकता है ना। तो ऐसे में हम लोग पहले से चेक कर लेते हैं कि उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है। अगर है तो कल को वो ऑर्गेनाइजेशन पे क्लेम ना करे। तो ऐसे, और वो फिजिकली फिट भी। तो जब हमने चेकिंग किया तो पता चला मिस्टर बी का मेंटल थोड़ा सा सही नहीं है। वो कभी भी है ना, कहते हैं उसको, मतलब बोलते हैं ना, दिमाग का बुखार आ जाता है और अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। तो क्या ऐसे पर्सन को आप जॉब दोगे? उसको भी हटा देंगे। अब बचा कौन, सी और डी। अब सी और डी बचे, 2 ही जने चाहिए थे हमें जॉब के लिए और 2 ही पर्सन है और 2 ही वैकेंसी थी ऑफ। उनके साथ क्या हो जाएगा, वो फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे और उनके साथ अपॉइंटमेंट लेटर हो जाएगा। मतलब ये पूरा प्रोसेस होता है कि अप्लाई तो 20 लोग करते हैं लेकिन सेलेक्ट उसमें से 2 ही होते हैं। ये पूरा प्रोसेस है जिसको हम इन डेप्थ अभी पढ़ेंगे। आ जाते हैं प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जिसमें ब्रीफ स्क्रीनिंग की जाती है। ब्रीफ पता, छोटा थोड़ा बहुत देख लिया कि लाइक अभी हम लोगों ने क्या देखा कि बैंकिंग के लिए हमें 2 बंदे चाहिए थे। अब बैंकिंग हमने देखा कि MBA वाले ने अप्लाई किया, तो MBA देखते ही हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया। MBA देखते ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, ब्रीफ स्क्रीनिंग देखते ही पता कर दिया कि ये बंदा हमारी जॉब के लिए सुटेबल नहीं। हो सकता है ना उसका इंटरेस्ट हो, लेकिन उसकी फील्ड देखते ही मना कर दिया। तो ब्रीफ स्क्रीनिंग करते हैं, इज कंडक्टेड फर्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत छोटे टाइम के लिए होता है एंड मे लास्ट इन 15 to 20 मिनट्स। मतलब इतना ही टाइम हम इसको देते हैं। हो सकता है उससे फेस टू फेस इंटरव्यू भी ले सकता है। स्क्रीनिंग में कुछ भी हो सकता है प्रीलिमिनरी, हर कंपनी का अपना अपना तरीका है। द स्पेशलिस्ट जनरली आस्क क्वेश्चन टू एलिमिनेट द लेस सुटेबल कैंडिडेट। वही आ गया ना कि हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चनिंग भी कर ली और है ना उसकी या तो बायोडेटा देख के मना कर दिया। अब हर कंपनी का अपना अपना तरीका होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बिल्कुल ही अनसुटेबल है उसको मना करना। अब क्या करेंगे, जो आए हैं मतलब उसमें से बिल्कुल अनसुटेबल तो हट गए प्रीलिमिनरी। अब जो बच गए उनसे हम एक एप्लीकेशन फिल करवाएंगे कि आप अपनी पूरी डिटेल इस एप्लीकेशन फॉर्म में डाल दो। तो एप्लीकेशन ब्लैंक हो गया। वापस सुन लो एक बार, मान लो 20 लोग आए, 20 में से 5 लोग MBA वाले थे, उनसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा और उनको बिल्कुल सही नहीं लगा तो वो उसको बिल्कुल हटा दिया। अब जो 15% बचे हुए हैं, 15% से क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन थोड़ी फिल कर दो, एप्लीकेशन फिल कर दो ताकि हम लोग पता कर सके कि जो कौन सही है कौन नहीं। द कैंडिडेट सेलेक्टेड इन द प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, जो सेलेक्ट हो जाएगा ऊपर वाले में, उनको एक प्रिंटेड स्टैंडर्डाइज फिल फॉर्म देंगे और हर कंपनी अपने हिसाब से फॉर्म फिल करवाती है। ठीक है, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग होती है एज देयर ओन हैंड राइटिंग, और उनको बोलेंगे कि आप इसको फिल कीजिए। द एप्लीकेशन में ऑल्सो कंप्लाई अ फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट। उसकी फोटो लगती है जो छोटी सी वो होता है ना पासपोर्ट साइज की। द एप्लीकेशन एंड द फोटोग्राफ आर केप्ट इन द रिकॉर्ड ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट। जो हमारे HR डिपार्टमेंट बोलो, पर्सनल डिपार्टमेंट बोलो, वो उसको क्या करता है, रिकॉर्ड में रख लेता है। क्योंकि हो सकता है कि आज वो पर्सन अनसुटेबल है लेकिन कल अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉल पे फ़ोन करके बुला सकते हैं, मतलब कॉल करके उसको दोबारा बुला सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी तो उसको एक बार अच्छे से देख लेना। सिलेक्शन टेस्ट होगा, उसके बाद उसका मतलब टेस्ट लिया जाएगा। तो ईच कैंडिडेट देन अपीयर फॉर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, उनको बोल दिया जाएगा कि आपके कुछ टेस्ट लिए जाएंगे जैसे इंटेलिजेंसी टेस्ट। इसमें क्या होगा, आपका IQ चेक किया जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब आप में क्या क्या क्वालिटी है। पर्सनैलिटी, एक बंदा है CA है लेकिन गंदा सा है, या एक पर्सन है कुछ ज़्यादा ही सज के ऐसा लग रहा है शादी में है, तो वो सब नहीं चलेगा। ट्रेड टेस्ट, आपका बिजनेस में कितना इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट टेस्ट, अगर बिजनेस में भी इंटरेस्ट है तो उसकी किस फील्ड में इंटरेस्ट है।
तो ये सब आपका देखा जाएगा। दिस फॉर्म द बेसिस फॉर सेलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर फाइनल इंटरव्यू, और उसके हिसाब से आपको फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है गाइस कि कोई पर्सन है जो सीए बन गया लेकिन उसको अकाउंट्स बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो चाह के भी अपना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, और ऐसे में क्या होगा, अगर हम उसको जॉब दे भी देंगे ना तो वो जल्द से जल्द उस जॉब को छोड़ के चला जाएगा। अब आ गया टेस्ट, इंटेलिजेंसी टेस्ट। इसमें क्या किया जाएगा, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट मतलब आईक्यू चेक किया जाएगा आपका। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या हुआ कि आप कैसे नई चीज़ों को लर्न कर सकते हो। लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैं जब फर्स्ट टाइम जॉब के लिए गई थी तो मुझे इतना ज़्यादा कंप्यूटर और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की इतनी आदत नहीं थी। तो मैंने उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको टैली चलाना आता है, मैंने बोला इतना अच्छे से नहीं आता। उन्होंने बोला अगर हम आपको सिखाएं तो आप कितने दिनों में सीख जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब इन द कैंडिडेट। आपको कितना टाइम लगता है नई नई चीज़ें सीखने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो इसका मतलब आप सुटेबल नहीं हो। और कभी भी किसी को ये मत बोलना कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कहीं जॉब आपकी नहीं लगेगी। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपको स्टार्टिंग में नई नई चीज़ें सिखाएगा, और सिखाएगा तो वो आपसे ये पूछेगा कि आप में क्वालिटी है सीखने की, तो आप हमेशा हाँ ही करना, मना मत करना। अगर मना करोगे या नहीं बोलोगे, मुझे बोलोगे टाइम लगता है मुझे थोड़ा, तो ऐसे में वो आपको हो सकता है कि बिल्कुल रिजेक्ट भी कर दें। पर्सनैलिटी टेस्ट, एक पर्सन कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं ना कि हम लोग स्पोकन सिर्फ 7% करते हैं, 55% हमारी बॉडी स्ट्रक्चर और हमारा बिहेवियर, हमारा मतलब कहते हैं ना कि आई एक्सप्रेशन, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रेड टेस्ट क्या बोलता है, चेक द एग्जिस्टिंग स्किल, प्रेजेंटली आप में अभी क्या स्किल्स है, क्या आप बिजनेस में वाकई में इंटरेस्टेड हो, तो चेक द एग्जिस्टिंग स्किल, अभी एग्जिस्टिंग स्किल्स आप में क्या है। डिफरेंट क्या है ट्रेड टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट में। ट्रेड टेस्ट में प्रेजेंट स्किल्स देखी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड टेस्ट में प्रेजेंट स्किल्स देखी जाती है, लिखा हुआ भी है 4th लाइन में ट्रेड टेस्ट के। एक बार 3rd लाइन से ही देख लेना। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इज दैट ट्रेड टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट स्किल ऑफ अ पर्सन, while aptitude test help to measure potential and ability to acquire skills in future, कि आप फ्यूचर में क्या आप एक्वायर कर सकते हो। इंटरेस्ट, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। ज़रूरी नहीं कि एक सीए हो तो उसका अकाउंट्स में इंटरेस्ट ही हो सकता है वो सीए चीटिंग से बन गया हो सकता है बाय लक से बन गया हो सकता है उसने थ्योरी अटैम्प्ट की हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब उससे पहले उसका इंटरेस्ट पूछो। तो फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब इन विच कैंडिडेट इज मोर इंटरेस्टेड। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो सीए बन चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी खुद का बिजनेस कर रहे हैं। कई लोग कैफे खोल के बैठेंगे क्यों, उनका इंटरेस्ट है उसमें। तो आप जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है ना आप उसी में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकते हो। यहाँ पे हमारे सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए, एक बार वापस देख लो। 3rd पॉइंट था सिलेक्शन टेस्ट, उससे पहले भी देख लो। सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बिल्कुल ही हटा दिया, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोलो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोलो एक ही बात होती है। एप्लीकेशन ब्लैंक, फिर फॉर्म फिल करवाया, उसके बाद आप लोग का इंटरव्यू लिया, टेस्ट लिया, सिलेक्शन टेस्ट लिया, इंटरव्यू है ना। तो उसमें सिलेक्शन टेस्ट में आप लोग के कुछ टेस्ट देखे गए, इंटेलिजेंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। देन आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा फेस टू फेस, किसके साथ, एम्प्लॉयर के साथ जिसके साथ आपको काम करना है। तो इंटरव्यू क्या होता है, फेस होता है टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। कई लोग पर्सन ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू देते हुए ऐसे देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे तो आप जॉब कैसे करोगे। तो हमेशा आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बात करो। जो आंखें चुरा के बात करता है वो पर्सन बहुत कम ही होता है कि सेलेक्ट हो पाता है, ठीक है। तो फेज ऑफ टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरव्यू एंड द एप्लीकेंट विथ अ व्यू टू फाइंड आउट द सुटेबिलिटी ऑफ पर्सन कीपिंग इन व्यू ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट। इट टेंड टू असेस सीकिंग जॉब अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जॉब रिक्वायर। आपको बोला जाएगा कि देखो आपको ये काम करना है, क्या आप वाकई में कर सकते हो, क्या आप वाकई में इंटरेस्टेड हो, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, क्या आप इसमें हैप्पी हो, या मतलब आपसे बार्गेनिंग भी करेंगे कहीं ना कहीं कि हम आपको इतना पे करेंगे, आप कर रहे हो तो करो। लेकिन अगर आप मान जाते हो तो ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप में ज़्यादा कैपेबिलिटी, आप बार्गेनिंग कर सकते हो उनके साथ।
देन इंटरव्यू हो गया, मतलब वो पर्सन सेलेक्ट हो गया। लेकिन उससे पहले, उसको ऑफिस में आने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना, क्योंकि कल को अगर वो ऐसे बैकग्राउंड से निकला कि जो बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, जो ऐसा लगता है कि मर्डरर है या फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो सब हमें नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप है इज टू गेदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट फ्रॉम इनडायरेक्ट पर्सनल सोर्स। अब डायरेक्टली तो उससे पूछोगे नहीं कि जी आप बताइए कि आप कहीं मर्डरर तो नहीं रहे हो, कहीं आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं रहा है, तो वो थोड़ी बताएगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट सोर्सेस से, जहाँ पे वो पहले काम करके आए वहाँ पूछना पड़ेगा, या फिर उसके कोई आसपास के फ्रेंड्स या उसकी नेबरहुड में पूछना पड़ेगा, तो ये सब देखना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट इंटरव्यू दिया जाएगा, लाइक प्रीवियस एम्प्लॉयर हो गया, अगर आप कॉलेज से आए तो प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। द इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ड ऑन रेफरेंस अप्लाई बाय द कैंडिडेट। अच्छा, आपको कैसे पता होगा कि आप वो कहाँ से काम करके आए? तो यहाँ पे वो एम्प्लॉयर को, वो खुद पर्सन जो आया है इंटरव्यू देने, वो आपको एक बैकग्राउंड मतलब अपना रेफरेंस देगा कि मैं यहाँ से आया हूँ। वो क्या देगा? रेफरेंस देगा, मैं यहाँ से आया हूँ। मतलब वो जिसका भी रेफरेंस देगा ना, आप उसी से पूछ सकते हो, क्योंकि आपको कहाँ से पता चलेगा कि उसके कॉन्टैक्ट कहाँ का है। सप्लाई बाय द कैंडिडेट एंड इज कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग ऑफ द पर्सनल रेपुटेशन एक्सेट्रा। अच्छा, एक बात बताओ, एक पर्सन है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, तो वो रेफरेंस उसी का देगा ना जो उसके बारे में अच्छा बोले। वो कभी भी उसके बारे में तो बताएगा नहीं जो उसके बारे में बुरा बोले। लेकिन कहीं ना कहीं से हमें पता चल ही जाता है, तो हम थोड़ी छानबीन जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने जो बोला कि उसने जो रेफरेंस दिया सिर्फ उसी से लेंगे, उससे नहीं लेंगे, और लोगों से भी कुछ ना कुछ पूछेंगे। देन हम डिसाइड कर देंगे कि इसको रखना है या नहीं रखना। आप देखना कभी भी कि अगर आप कभी कोई जॉब के लिए जाते हो तो डायरेक्टली आपको नहीं बोला जाता कि कल से ज्वाइन करो, वो बोलते हैं आपको कॉल आएगा। इसके लिए मतलब वो आपकी जो बैकग्राउंड है वो चेक करेंगे वो 2-3 दिन आफ्टर सर्टिफिकेट। कई ऑफिसर तो क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन वो भी करवाते हैं कि पुलिस का लेंगे, कि पुलिस वालों से पूछेंगे कि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, वो भी सब कुछ लेते हैं। आफ्टर नेक्स्ट डिसीजन होगा, आफ्टर कैंडिडेट पास करेगा, टेस्ट हो गया, इंटरव्यू में पास हो गया, तो फाइनल डिसीजन ले लेंगे कि सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। बहुत सारे मैनेजर से पूछा जाएगा, सब कुछ होएगा। बताइए, प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली और बहुत लेंदी पड़ता है, तो कोशिश करिए कि ऐसे एम्प्लॉय को रखें कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जल्दी से छोड़ के ना जाए। अगर वो छोड़ के चला गया तो दोबारा ये प्रोसेस करना बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए बोलते हैं कि लेबर टर्नओवर कम होना चाहिए। लास्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन लास्ट में ही क्यों होता है? वो लास्ट में इसलिए होता है क्योंकि हमारे ऑफिस के में पोजीशन थी सिर्फ 2 लोगों की, लेकिन हम लोगों आए कितने लोग थे? 20 लोग। अगर 20 लोगों का हम लोग मेडिकल टेस्ट लेने लग जाएं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा हमें वो, ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी चेकअप होता है। तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों का टेस्ट लेते हैं जो कि वाकई में हमें लगता है कि सुटेबल है, तो इसीलिए लास्ट में किया जाता है। Next step to gather more information about the candidate from indirect personal sources, previous employer। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ यहाँ पे आ गया, ठीक है, वो स्लाइड चेंज हो गई थी थोड़ी सी। मेडिकल एग्जामिनेशन। द selection process is not complete without medical or physical test. A candidate who successfully cross all the hurdle and pass the medical test last में होगा is then appointment, and appointment letter उसको लास्ट में दे दिया जाएगा as per the terms and condition agreed between the employer and employee। तो बाकी सब कुछ हो जाएगा तभी लास्ट में मेडिकल टेस्ट होगा, क्योंकि ये एक तरीके से कॉस्टली पड़ता है और ये जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। जॉब ऑफर हो जाएगा, उसको फ़ोन कर चला जाएगा, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मेंशन किया जाएगा कि डेट बता दी जाएगी आप कब से जॉब पे मतलब ज्वाइन कर सकते हो। तो डेट बाय विच अ कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट ऑन ड्यूटी इज हैंडेड ओवर टू द अपॉइंटेड हु हैज़ क्रिएटेड ऑल हर्डल्स। तो उसने जो सारे क्लियर कर दिए, जिसने सारे हर्डल्स क्लियर कर दिए, उसको लास्ट में जॉब ऑफर दे दिए। जब वो ऑफर दे दिया जाएगा, उसको फ़ोन कर दिया जाएगा, तो लास्ट में क्या होगा, अपॉइंटमेंट लेटर साइन किया जाएगा। जब वो आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, जिसको इसमें बताया जाएगा कि आपको कितना पे मिलेगा, अलाउंसेस क्या मिलेंगे। अलाउंसेस होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं पे के अलावा। लीव रूल्स, मतलब आपको अगर छुट्टी लेनी है तो आपको 1 दिन पहले बताना पड़ेगा, वो सब कुछ, ठीक है। सिकनेस, अगर आप बीमार होते हो तो कितने दिन की छुट्टी मिलेगी। काम पे आओगे तो वर्क रूल्स क्या होंगे, लाइक पंचिंग करके आना है, पंचिंग करके जाना है, यूनिफॉर्म में आना है, वो सब कुछ। गाइस,
मैंने यहाँ तक सिलेक्शन में काफ़ी कुछ कवर्ड कर दिया है और इम्पॉर्टेंट मोस्टली मैंने कवर्ड कर दिया है। 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं इसके, 3 वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छे से सिलेक्शन जो हमारा स्टाफिंग है, सॉरी सिलेक्शन बोल रही हूँ, स्टाफिंग है, वो तीनों पार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिलेक्शन हमारा इसमें हो गया है, रिक्रूटमेंट हमारा पहले वाले में हो गया था इससे पहले, और उससे पहले मैंने बेसिक पढ़ा दिया था। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू द CBSE गाइडलाइंस पढ़ा रही हूँ। तो गाइस, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। आज की वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं।